इस बेलुगा व्हेल ने पहली बार अपने जीवन में पेंगुइन को अपने सामने देखा और देखिए कैसे वो इस बात को लेकर एकदम से खुश है। कभी कभी हमारी आंखें अनदेखी चीजों पर अटक जाती हैं। और क्या आप सोच सकते हैं कि आज आपकी नजरें भी हमारी वीडियो पर कुछ इसी तरह से अटक जाएंगी? तैयार हो जाइए इंटरनेट सर्फ करने वाले लोग, क्योंकि आज हम आपके सामने कुछ ऐसी ही चीजें पेश करने जा रहे हैं जो आपने आज तक कभी नहीं देखी होंगी। वक्त के किसी भी समय पर हमारा शरीर एक साथ कई काम कर रहा होता है। इनफैक्ट एक ही समय पर इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं कि हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। तो आज हम आपको यह एहसास दिलाने वाले हैं कि हमें एहसास हुए बिना भी हमारा शरीर हर वक्त कितना बदलता रहता है। YouTube पर कोलो या कहें कि टाइम लैप्स द्वारा बनाई गई इस वीडियो में एक साल में हमारे नाखूनों में कितने बदलाव आते हैं उसको कैप्चर किया गया है, वो भी सिर्फ 14 सेकंड्स में। इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स इन नाखूनों को उस साल काटा गया था, वरना आज हमें कुछ और ही नजारा देखने को मिलता। आपने इस बारे में पहले कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन वास्तव में हमारे नाखून हर महीने 3.47 मिलीमीटर या प्रतिदिन 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से की औसत दर से बढ़ते हैं। और आपके उस हाथ के नाखून जिनका इस्तेमाल आप सबसे ज्यादा करते हैं, बाकी के नाखूनों की तुलना में और भी ज्यादा तेजी से उगते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन्हें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन इससे ये रिस्क बढ़ जाता है कि कहीं आपकी उंगलियों को चोट न लग जाए, क्योंकि जब ऐसा होता है तो आपकी बॉडी नेचुरली उस एरिया में ज्यादा ब्लड और न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट करती है ताकि वो एरिया जल्दी से ठीक हो जाए, और हो सकता है कि आपके नाखून तेजी से बढ़ें। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने फोन पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी उंगलियों के नाखून रहस्यमय तरीके से बढ़ रहे हैं। बाप रे, मुझे तो सोचकर ही कुछ हो रहा है। तो अगर आप अपनी उंगलियों को एक्टिव रखना चाहते हैं तो उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसा करने से, और हाँ, उस बेल आइकन पर भी थोड़ा सा प्यार दिखा देना, आप हमारे इन अमेजिंग कंटेंट्स को कभी भी मिस नहीं करेंगे। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने मारना। अब जब बात पंछियों की हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच कुछ ऐसे पंछी भी हैं, जैसे कि पेंगुइन्स और ऑस्ट्रिच, जो कि आसमान में उड़ नहीं सकते। लेकिन ऐसा लगता है कि मोर देखने में भले ही उड़ने में सक्षम लगे, लेकिन वे उड़ सकते हैं। क्या मैं अकेला हूं जिसे ये देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा जीवन अभी तक झूठ था? ये शानदार वीडियो बिग कैट ट्रैकर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हर्ष नरसिम्हा मूर्ति द्वारा कैप्चर की गई थी, और शुक्र है कि इसे वीडियो में कैप्चर कर लिया गया, क्योंकि आज से पहले कई लोगों ने मोर को इस तरह से उड़ते हुए नहीं देखा होगा, है ना? वैसे तो मोरों को उनके पंखों के लिए जाना जाता है, जो कि 6 फीट जितने लंबे हो सकते हैं और उनके शरीर की लंबाई का लगभग 60% हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन अपने शरीर के इस अनुपात के बावजूद वे उड़ सकते हैं। फिर क्यों ना वो थोड़ी देर के लिए उड़ान भरें। हालांकि वे ये छोटी सी ऊंची उड़ान शिकारियों से बचने के लिए भरते हैं, इसीलिए ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि आपको कभी मोरों का झुंड हवा में उड़कर जाता हुआ नजर आया। हालांकि वे अपने पैरों से काफी तेजी से दौड़ सकते हैं। उनकी रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। क्या कोई इनके साथ रेस करना चाहता है भाई? बर्फ के तूफान से लेकर वॉल्केनिक इरप्शंस तक प्रकृति ने हमें अपने कई रंग दिखाए हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? जब ऑयल रिग वर्कर रानी फ्रेडरिक ने लुसियाना में इस अजीब फिनोमिनन को देखा तो उन्होंने इस अद्भुत मोमेंट को अपने कैमरा में कैद करने के बारे में सोचा। लेकिन वास्तव में यहाँ पर हो क्या रहा है? आप यहाँ जो देख रहे हैं, इन्हें वाटर स्पॉट्स के नाम से जाना जाता है, और ये सुनने में जितने प्यारे लगते हैं उतने हैं नहीं। अगर आसान शब्दों में कहें तो एक वाटर स्पॉट वो चक्रवात है जो पानी के ऊपर बनता है। इनके भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है फेयर वेदर वाटर स्पॉट और दूसरा टॉर्नेडिक वाटर स्पॉट। और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, टॉर्नेडिक वाटर स्पॉट वो टॉर्नेडोज होते हैं जो कि पानी के ऊपर फॉर्म में होते हैं या फिर जमीन से पानी की ओर जाते हैं। इन्हें भयंकर तूफानों और तेज हवाओं से संबंधित किया जाता है, और ये बहुत हद तक टॉर्नेडो जैसे ही होते हैं। फेयर वेदर वाटर स्पॉट आमतौर पर मौसम के थोड़े डार्क होने पर बनते हैं और ये सपाट आधार के साथ बनते हैं। वहीं टॉर्नेडिक वाटर स्पॉट नीचे की ओर और तूफान के रूप में फॉर्म होते हैं, और जो फेयर वेदर वाटर स्पॉट होते हैं वो पानी की सतह पर बनते हैं और ऊपर की डायरेक्शन में काम करते हैं। फेयर वेदर वाटर स्पॉट वैसे तो ज्यादा चलते नहीं है, लेकिन अगर इनमें से एक भी तट की ओर बढ़ता है तो नेशनल वेदर सर्विस टोर्नेडो की वार्निंग दे सकता है। आमतौर पर जब वे तट की ओर बढ़ते हैं तो वे नष्ट ही हो जाते हैं, लेकिन इनके कारण लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नेशनल वेदर सर्विस के हिसाब से वाटर स्पॉट को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 19 डिग्री के एंगल पर मूव करें।
क्योंकि किसे पता ये टिप कब आपके काम आ जाए। क्या आप में से किसी को भी ऐसी मजेदार चीजों के बारे में पता है? और जो लोग पहली बार अपने जीवन में इसको देख रहे होंगे तो आप मुझे wowfacts@bms.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं उन सभी फुटेज और वीडियोस के साथ जो आपके पास हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं उन्हें अपने आने वाले वीडियो में शामिल कर लूं। और अब जब यहाँ पर अजीब मौसम की बात हो ही रही है तो आइए अब बात करते हैं जमीन पर मिलने वाले वाटर स्पाउट के दोस्त की, और इस दुष्ट का नाम है डस्ट डेविल। 6 अगस्त 2020 को कनाडा के यूकोन क्षेत्र में रहने वाले जॉर्ज रेडीज हेंस जंक्शन पर अपने स्टॉल पर ताजे फल बेच रहे थे और तभी उन्हें एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। सच में बस कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ तहस नहस हो गया था। और उनका सारा सामान हवा ने यहाँ वहां बिखेर कर रख दिया। ये तो अच्छा है कि वहां मौजूद एक बंदे ने, जिसने थोड़ी देर पहले ही वहां से फल खरीदे थे, उसने अपना फोन निकाला और इस पूरी सिचुएशन को अपने कैमरा में कैद कर लिया। ये डस्ट डेविल वहां पर लगभग 3 मिनट के लिए था और उसने रेडीज के स्टॉल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था और साथ ही सभी पैसे भी उड़ा दिए थे। इस तरह के डस्ट डेविल्स गर्म और शुष्क दिनों पर बनते हैं जब जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जैसे कि पार्किंग लॉट का डामर, और ये आसपास के ग्राउंड की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाते हैं। और ये गर्म हवा जो सतह के पास है वो इसके ऊपर मौजूद गर्म हवा के भी ऊपर जाती है, जिससे गर्म हवा की वर्टिकल कॉलम बनती है और जिस ठंडी हवा को वे धक्का मारते हैं वो वर्टिकली सर्कुलेट होने लगती है। और अचानक ही अगर इसके बीच हवा का एक झोंका आएगा जो इस अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसके कारण डस्ट डेविल का फॉर्मेशन होता है। वैसे तो ये टॉर्नेडो जितने बड़े और हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन इस क्लिप को देखकर आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि हमें इनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। ये तो अच्छा था कि हेंस जंक्शन में रहने वाले लोगों ने रेडीज की मदद की और उन्हें वहां साफ सफाई में मदद करने के साथ साथ उन्होंने उनके लिए कुछ डोनेशन भी जमा किए ताकि वे उन्हें हुए नुकसान की भरपाई कर सकें। सच में यार, इस दुनिया में मानवता आज भी जिंदा है। हो सकता है कीड़े मकोड़े इस धरती पर सबसे छोटी जीव हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपने साइज से बढ़कर कुछ नहीं कर सकते। अब जरा एक नजर इस छोटे से इंच वॉर्म पर डालें जो कि लकड़ी के तख्ते पर चल रहा था। तभी उसके सामने ये गैप आता है जो उसके लिए किसी खाई से कम नहीं है। समझ लीजिए कि ये वो खाई है जिसने गैंडाल्फ को निगल लिया। इस दृढ़ निश्चय वाले वर्म को जुलाई 2020 में लूसी पिम्किंस और उनके दोस्तों द्वारा देखा गया था और इस ग्रुप ने मिलकर इस वर्म की वीडियो बनाई। हालांकि इस वर्म को पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन शुक्र है कि इस वर्म ने अपनी पूरी लंबाई का इस्तेमाल किया और उस 2 तख्तों के बीच के अंतर का सफर तय किया। इससे ये बात तो साफ होती है कि इन छोटे छोटे जीवों द्वारा इस तरह उपलब्धियां रोज ही कवर की जाती हैं। और तो और इस वीडियो में आप पिम्किंस और उसके दोस्तों को इस वर्म के लिए चीयर करते हुए भी सुन सकते हैं। बढ़ते चलो जवान, तुम कर सकते हो। आप उस बड़े जहाज पर कैसे चढ़ेंगे अगर उसके पास डॉक ना हो, या उससे भी बुरा अगर वो जहाज रुके ही नहीं? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। आप इस दुनिया में किसी भी चीज की परवाह किए बिना उस पर चढ़ जाते हैं। लेकिन सच में आप खुद ऐसा कभी भी ट्राई ना करें। ऐसा नहीं है कि आप खुद को कभी इस परिस्थिति में पाएंगे। इस दृश्य को 2 अप्रैल 2018 को फिनलैंड में हेलुओटो के तट के पास फिल्माया गया था, जब ये स्वीडिश ओरिएंट लाइन जहाज द टेवास्टलैंड ओलुलु के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। इस तरह के रोल ऑन रोल ऑफ या रो शिप्स को कारों, ट्रकों, ट्रेलरों और रेलरोड कारों जैसे पहिएदार कार्गो को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो अपने पहियों पर चलकर चढ़ सकते हैं, या फिर इनके लिए एक प्लेटफॉर्म व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये मॉड्यूलर ट्रांसपोर्टर। इस क्लिप में आप एक 190 मीटर लंबे रो कंटेनर वेसल को धीरे होता हुआ देख सकते हैं जब ये इस आदमी के पास आता है जो कि 20 इंच बर्फ से घिरा हुआ है। लेकिन गैंगप्लैंक के पास आने के बावजूद ये रुकता नहीं है। लेकिन इस पायलट को यहाँ के बंदरगाह की अच्छे से जानकारी थी, लेकिन उसे इसके रुकने या ना रुकने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो बिंदास इसकी सीढ़ियों पर पैर रखता है। शायद ये फिनलैंड का उबेर को जवाब है। हम इंसान अकेले ही नहीं हैं जिन्हें समय समय पर थोड़ा नाचना पसंद है। एक नजर जरा इस नन्ही सी चिड़िया पर डालें।
ये डांस सेसी नामक एक चिड़िया द्वारा किया गया है जिसे स्ट्रिप्ड कुकू कहा जाता है और ऐसा कुछ देख पाना वाकई में दुर्लभ है। सेसी मैक्सिको और त्रिनिदाद के शहरों में पाए जाते हैं और जो आपको हाथों जैसा दिखाई दे रहा है वो वास्तव में इनके अलुला फेदर्स हैं और ये लगभग सभी मॉडर्न पक्षियों के अंदरूनी भाग में पाया जाता है। आप इन्हें इन पक्षियों के अंगूठे के रूप में भी सोच सकते हैं, लेकिन इनके बारे में खास बात यह है कि इनके अलुला फेदर्स बाकी पक्षियों की तुलना में बड़े होते हैं और उनके पंखों के बाहर भी नजर आते हैं। और तो और उनके ये अलुला फेदर्स काले रंग के होते हैं जो उनकी सफेद छाती में हमें आराम से नजर आ जाते हैं जब वे डांस कर रहे होते हैं। हालांकि वे इस तरह का डांस तब करते हैं जब उन्हें दूसरी सेसी पक्षी नजर आती है जिनसे वे आज से पहले कभी नहीं मिले होते हैं। मानिए या ना मानिए, लेकिन सेसी एक शर्मीली प्रजाति है जिन्हें झाड़ियों में छुपकर रहना पसंद है और वहां से गाना भी, जिसका मतलब ये हुआ कि वो आप इन्हें देखने से ज्यादा सुन सकते हैं। तो अगली बार इनके मूव्स को देखना भूलिएगा मत। हम सभी ने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन 7 अजूबों में इन 8वें अजूबे को शामिल करके इसकी पूरी संख्या को 8 कर देना चाहिए। ये मैजिकल स्पॉट जिसे टुअलागिल घाटी के नाम से जाना जाता है, इसे ईस्ट आइसलैंड की ग्लेशियर घाटी के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि ये जगह अपने शीप फार्म्स के लिए बहुत ही मशहूर है और शायद ये इस देश की खासियत भी है, लेकिन इस जगह को अपनी सदियों पुरानी ग्लेशियर रिवर जोगला के लिए भी जाना जाता है जिसने अपना रास्ता हाईलैंड से घाटी तक बनाया है। ये नदी कभी बहुत ही उग्र हुआ करती थी और इसने इस घाटी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, जिससे किसान और ग्रामीण दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्थानीय लोगों ने एक डैम का निर्माण किया जिससे यहाँ के पानी का लेवल काफी नीचे चला गया और तो और यहाँ के पानी का रंग रूप भी बदल गया। पहले पानी बहुत सारी रेत, मिट्टी और ग्लेशियल सेडिमेंट से होकर आता था, जिसके कारण इसका रंग गहरे भूरे रंग का हुआ करता था। लेकिन क्योंकि अब ये नदी टुअलागिल घाटी से गुजरती है और इसे हल्सलॉन जलाशय का क्रिस्टल क्लियर पानी मिलता है, जिसकी वजह से इसे इसका फिरोजी रंग मिलता है। शायद इसके रंग के लिए इसमें मौजूद एल्गे भी हो सकता है कि इसमें आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम कार्बोनेट और मिनरल्स आसपास के पत्थरों से आकर जमा हो गए हों। और यहाँ पर आपको कुछ आकर्षक बेसाल्ट रॉक की संरचनाएं भी दिख जाएंगी जो कि बेसाल्टिक लावा के बहने की वजह से बनती हैं, जो समय के साथ ठंडा हो जाता है, सिकुड़ती भी हैं ये और सममित स्तंभों में क्रैक हो जाती हैं। क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ नहाने से मुझे मेरा बचपन वापस मिल सकता है? हाँ? लाइफ में कुछ चीजें बहुत ही सुंदर होती हैं, बिल्कुल इन डेलिकेट तितलियों के पंखों की तरह, और शायद ही आज से पहले आपने इतनी सुंदर तितलियां कहीं देखी होंगी। इन मनोरम क्रिएटर्स को नॉर्दर्न थाईलैंड की यात्रा के दौरान चियांग माई के पास इंसेक्ट एंथुजियास्टिक काजुओ ओनो द्वारा फिल्माया गया था और इस शॉट को 180 फ्रेम्स पर सेकंड पर ल्यूमिक्स G9 कैमरा पर शूट किया गया था। लैम्प्रोपटेरा मैगस या ग्रीन ड्रैगन टेल बटरफ्लाई ये स्वेलो टेल तितली की एक प्रजाति है जो पूरे एशिया में पाई जा सकती है, क्योंकि उनके पास तितली के अन्य प्रजातियों की तुलना में शरीर के अनुपात में बहुत छोटे पंख होते हैं। इसीलिए इन हरे ड्रैगन टेल्स की उड़ान ज्यादा चक्रदार होती है, क्योंकि वे अपने पंखों को तेजी से लहराते हैं और किसी भी ड्रैगन फ्लाई की तरह वे उड़ते हैं। और शायद यही कारण है कि उन्हें ये नाम मिला है। जब वे उड़ान भरते हैं तब उनकी लंबी पूंछ पतवार की तरह काम करती है और वे जमीन पर बड़ी शान से लैंड भी करते हैं, जहां वे अपने पंखों को आराम करने देते हैं। देखने में काफी प्यारे लग सकते हैं, लेकिन रुकिए, एक नजर जरा इस पर भी डाल लीजिए। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तितली पेशाब कर रही है, लेकिन सच्चाई वास्तव में अलग है। नर ड्रैगन टेल वास्तव में जमीन से बहुत सारा पानी पीते हैं, जिसमें से वे उसमें डिसॉल्व्ड मिनरल्स को फिल्टर कर देते हैं और एक्स्ट्रा पानी को इस तरह से बाहर फेंक देते हैं। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं पार्टी ट्रिक। अब जरा एक नजर इस दिलचस्प तस्वीर पर डालें। आपको क्या नजर आ रहा है? एक पुराना टैटू जिसे दोबारा पेंट किया गया है? नहीं, आप यहाँ पर एक हाथ देख रहे हैं जो किचन में काम करते वक्त जल गया और अब उसके नीचे का टैटू आपको अच्छे से नजर आ रहा है। अब इस तस्वीर में जो आप टैटू देख रहे हैं वो विल जोन्स द्वारा फिल्माया गया है। इसे देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि समय के साथ सब कुछ कितना बदल गया था। इसे तब क्लिक किया गया था जब हॉल्टोम सिटी आधारित कलाकार ऑस्टिन हेंसिन द्वारा इसे कंप्लीट किया गया था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब आप टैटू बनवाते हैं तो इसकी इंक आपकी त्वचा के ऊपर नहीं बल्कि नीचे लगाई जाती है। आपकी त्वचा कई लेयर से बनी होती है। जो हमें लेयर नजर आती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस और बीच की लेयर को डर्मिस कहा जाता है। और जो सबसे नीचे की गद्दीदार होती है ना,
उस त्वचा को कहा जाता है वसा। जब आप टैटू बनवाते हैं तब उसकी सुई में से इंक डर्मिस में एंटर करती है, जिससे आपके शरीर पर घाव बनता है, जिसे रिपेयर करने के लिए आपका शरीर मैक्रोफेज नाम के व्हाइट ब्लड सेल उस एरिया में भेज देता है। ये स्पेशल इम्यून सेल्स ट्राई करते हैं कि घुसपैठियों को वहां से एसिड की मदद से हटाया जा सके, लेकिन ये बात इंक पर लागू नहीं होती और इसमें से ज्यादातर इंक डर्मिस में मौजूद रहती है। हालांकि मैक्रोफेज के कारण ये टैटू फेड होने लगते हैं और इनके साथ कुछ और फैक्टर्स भी जवाबदार होते हैं, जैसे कि सूर्य के प्रकाश की किरणें, मतलब कि यूवी किरणें, जो इंक के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए काफी ताकतवर होती हैं। इसी से हमें पता चलता है कि जो टैटू सबसे ज्यादा बार एक्सपोज होते हैं, जैसे कि हाथों और गले के, ये कपड़ों से ढके टैटू की तुलना में ज्यादा जल्दी से हल्के पड़ जाते हैं। और एक बात और, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है स्किन रीजनरेट होती है और जिसके कारण नई स्किन नजर आती है और टैटू फीके दिखने लग जाते हैं। इसीलिए एक्सीडेंट के कारण बाहरी एपिडर्मिस लेयर हट जाती है, तो डर्मिस जहां पर इंक मौजूद होती है उसे आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन आप जो भी करें, अपने टैटू को नया जैसा लुक देने के लिए खुद को जलाने की कोशिश ना करें। मैंने आपको वार्निंग दे दी है भाई। वो कहते हैं ना कि आंखें दिल की जुबान होती हैं, और ये सोचकर आश्चर्य होता है कि क्या होगा अगर आपको एक दिन के लिए किसी और की आंखों का इस्तेमाल करने का मौका मिले। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा हो सकता है, तो अगर आप सेंसिटिव हैं तो अभी अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लें भाई। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दी थी। ये बिल्कुल सही है, ये महिला जब चाहे अपनी आईबॉल को बाहर निकाल सकती है। और आपको अब तक अंदाजा हो ही गया होगा कि ये नकली आईबॉल है। ये इट्स के नाम की एक यूट्यूबर है जिन्होंने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो 2017 में लोड किया था, ताकि वे लोगों को ये सिखा सकें कि एक प्रोस्थेटिक आई को किस तरह यूज किया जा सकता है। जब वो छोटी थी तो पता चला कि के ऑक्यूलर मेलेनोमा नामक एक दुर्लभ परिस्थिति से पीड़ित है, जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी काफी खराब थी और यही कारण था कि उन्हें अपनी आंखें निकलवानी पड़ी। हालांकि के ने प्रोस्थेटिक आई के साथ जीना तो सीख लिया था और उन्होंने तय कर लिया था कि ये वीडियो बनाकर वो दूसरों को भी ऐसी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगी। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आंखों को निकालने के लिए आपको बस अपनी नीचे की लिड को नीचे की तरफ खींचना है और ऊपर की तरफ देखना है और नीचे की तरफ से इसे बाहर निकाल लेना है और उसे वापस अंदर डालने के लिए इस मेथड को रिवर्स स्टेप में फॉलो करें और ये वापस आपकी आंखों में फिट हो जाती है। मुझे यकीन है हैलोवीन के वक्त ये ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाली है भाई। क्या आपको एडवेंचर पसंद है? अगर हाँ, तो हुबेई में चीन का पूर्वी ताइहांग ग्लास वॉक आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। ये ब्रिज लगभग 2 मीटर चौड़ा और 266 मीटर लंबा है और ईस्टर्न चाइना के ऊंचे पहाड़ों में 3800 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। अभी आपको डराने के लिए काफी नहीं था कि इसमें एक भयानक ट्विस्ट ऐड किया गया है। जब आप इस पर चलते हैं तो ये क्रैक होने लगता है। डरे हुए ट्विस्ट को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जो कोई भी इस पर चलने के लिए जाता है उसने अपने लिए कोई ना कोई आखिरी ख्वाहिश जरूर मांगी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ये बस आंखों को छलावा है। ऐसा लगता है जैसे जिस किसी ने भी इस ब्रिज को बनाया है उसे दूसरों को दुख पहुंचाने में बहुत मजा आता है। इस टेक्नोलॉजी को 2017 में इस ब्रिज के अंत में इंस्टॉल किया गया है। इस इफेक्ट को पूरा करती है इंफ्रारेड सेंसर, जो लोगों की चाल को ब्रिज पर ट्रैक करती है। जैसे ही सेंसर्स ऑन होते हैं एक ऑडियो इफेक्ट प्ले होता है और साथ ही में ब्रिज पर एलईडी लाइट भी जलने लगती है, जो क्रैक होने का इफेक्ट भी दिखा रही है और लोगों को लगने लगता है कि ये कांच कभी भी बिखर सकता है। और इस बात का अंदाजा आप यहाँ पर चलते हुए लोगों के रिएक्शन से पता लगा सकते हैं कि कैसे उनकी जान एक सेकंड के लिए उनके गले में अटक जाती है। ये तो अच्छा है कि आज तक ये ब्रिज एक बार भी नहीं टूटा है, और अगर कभी ये ब्रिज क्रैक हुआ, ओह भाई, मुझे नहीं लगता कि कोई इसके क्रैक होने पर विश्वास करेगा। हमें ज्यादातर लोगों को हाथों में कीड़े पकड़ना पसंद नहीं है, लेकिन अगर वे इनकी तरह सुंदर होंगे तो क्या आप उन्हें अपने हाथों में पकड़ना चाहेंगे? रॉयल दिखने वाले इन कीड़ों का नाम है गोल्डन स्कारब बीटल या क्राइसीना रेस्प्लेंडेंस। ये कीड़े वैसे तो सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं और इनके सुनहरे रंग के कारण वे कलेक्टर्स के बीच काफी मूल्यवान हैं। उनका ये सुनहरा रंग लोगों के लिए बहुत ही बड़ा राज था, लेकिन 2017 में एक्सेटर यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट ने इन कीड़ों पर रिसर्च की। तब उनको पता चला कि उनका ये सुनहरा रंग किसी तरह के पिगमेंटेशन के मौजूद होने या फिर किसी तरह के मेटल के प्रेजेंस की वजह से नहीं है। इन बीटल्स में किसी तरह का ऑप्टिकल सिग्नेचर मौजूद होता है, जिसका मतलब ये है कि इन कीड़ों की कवच की संरचना लाइट को अलग ही तरह से रिफ्लेक्ट करती है और उनकी यही प्रॉपर्टी उन्हें दूसरे जानवरों और पौधों से अलग बनाती है।
यहाँ तक कि ये बीटल दूसरे बीटल की स्पीशीज से भी अलग होते हैं जो हरे या नीले रंग के होते हैं। हालांकि उनके सुनहरे रंग के पीछे का रहस्य पूरी तरह से साफ नहीं है। एक थ्योरी के हिसाब से हो सकता है कि उनका ये रंग उन्हें रेगिस्तान में छुपने में मदद कर सकता है, जिससे वे खुद को शिकारियों से भी बचाने में सक्षम होंगे। इस ग्रह पर हमारी कल्पना से भी ज्यादा जानवर मौजूद हैं। इनफैक्ट इनमें से कई जानवर तो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई एयरप्लेन भी मौजूद नहीं है। लेकिन व्हेल और पेंगुइन के बारे में क्या? वे तो एक दूसरे से जरूर मिले ही होंगे, लेकिन अगर ये बेलुगा व्हेल और रॉक हॉपर पेंगुइन शायद एक दूसरे से कभी नहीं मिले हैं। ये मनमोह लेने वाली मुलाकात मार्च 2020 में शिकागो के इलिनॉइस के शेड एक्वेरियम में हुई। शनिवार की एक दोपहर को वेलिंगटन शेड की सबसे पुरानी पेंगुइन को कायावक, मॉयक और बेबी एनिक से मिलने की इजाजत दी गई थी, जो वहां पर मौजूद सबसे यंग बेलुगा व्हेल थी, और वो अपने इस पेंगुइन दोस्त से मिलकर काफी खुश थी। मानिए या ना मानिए, बेलुगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले जीव हैं और रॉकहॉपर पेंगुइन सदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इनका एक दूसरे से मिलना वैसे तो पॉसिबल नहीं था। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं इन जानवरों को देखने के लिए बहुत सारी सीरीज देख सकता हूँ। कल्पना कीजिए अगर कभी जिराफ और कछुआ एक साथ मिल जाएं तो क्या होगा। शायद कुछ ऐसा होगा। ऐसा लग सकता है कि कैमरा और टैंक के एंगल की वजह से इस कछुए की गर्दन इतनी लंबी लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी गर्दन सचमुच लंबी है भाई। ये एल्बिनो सॉफ्टशेल टर्टल माइक एक्विलिना है और इसे इंस्टाग्राम पर एक्वा माइक के नाम से जाना जाता है, और वो सच में यूनिक है। वैसे तो सॉफ्ट शेल टर्टल सदर्न ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट और अफ्रीका या फिर एशिया में पाए जाते हैं, और उन्हें उनकी चपटी पैनकेक जैसी बॉडी और लंबी गर्दन के साथ उनकी नाक की वजह से पहचाना जा सकता है। हालांकि सभी कछुओं के पास अपना एक शेल होता है जो बोनी एक्सटर्नल प्लेट से बना होता है, और उनके ऊपर हॉर्न भी होते हैं जिन्हें स्केल या क्यूट्स भी कह सकते हैं। सॉफ्ट शेल में चमड़े की त्वचा में एक कार्टिलाजिनस कैरपेस होता है। वो पूरी तरह से पानी में ही रहते हैं और कभी कभार ही पानी से बाहर धूप खाने या फिर अंडे देने के लिए आते हैं। और ये सॉफ्ट शेल टर्टल तो और भी खास हैं, क्योंकि ये एल्बिनिज्म से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से इसके शरीर में पिगमेंट की कमी है और उसका शरीर सफेद है। पफा फिश को उसका ये नाम उसकी फूल जाने वाली क्षमता के कारण मिलता है। वे ऐसा तब करते हैं जब वे खुद को खतरे में महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे ऐसा करते कैसे हैं? तो एक बार इस फूलती हुई पफा फिश पर नजर डालिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पफा फिश फूलने के लिए अपने अंदर हवा भर लेती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम बलून को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं और फिर हवा निकलने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन पफा फिश बैलून की तरह बिल्कुल काम नहीं करती। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने अंदर हवा नहीं भरती हैं, दरअसल वे अपने अंदर पानी भरती हैं। पफर्स अपने मुंह से पानी को अंदर लेती हैं और फिर उसे अपने पेट में भर लेती हैं। उनका पेट, जिसमें एक स्पेशल लाइनिंग होती है, ये काफी बड़ा होता है और अकॉर्डियन की तरह काम करता है, और ये तब तक फूल सकता है जब तक कि ये मछली अपनी साइज से 3 गुना बड़ी नहीं हो जाती। जब कभी भी पफा फिश को खतरा महसूस होता है तो उनका पेट फूल जाता है ताकि वो अपने सर, डॉर्सल, एनल फिन और कॉर्डल पेडंकल के गैप को भर सके, और उनके शरीर पर जो कांटे अभी तक चपटे थे वे ऊपर उठ जाते हैं, जिससे शायद ही शिकारियों को ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती। इनफैक्ट पफा फिश का बहुत सारा भाग टेट्रोडोटॉक्सिन नामक टॉक्सिन से लैस होता है, जो साइनाइड से 1200 गुना जहरीला होता है। इन सब में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद आई? अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारी इस वीडियो की सीरीज भी देख लें और ऐसे किस्से लिखकर भेजें जो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।